हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज आपके सामने हम लोग एक और नए यूपीएससी सीएससी टॉपर को लेकर आए हैं। और इनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है, इनसे हमने काफ़ी बातचीत कर ली है। लेकिन आज के इस खास सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो खास रूप से आने वाले मेंस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो मेनली हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे मिस्टर दिव्यांशु चौधरी सर से, जिन्होंने 2020 के यूपीएससी सीएससी में AIR 30 को सिक्योर किया है। इनकी मेंस की स्ट्रैटेजी और इनकी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनके जो जीएस में मेंस में मार्क्स रहे 2020 के पेपर में, ये अप्रॉक्सीमेटली 380 मार्क्स को इन्होंने टच किया, जिसमें इनके GS1 में और GS4 में काफ़ी फिनोमिनल मार्क्स आए हैं, जो कि काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें आपको आप बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप बेटर कर सकते हैं अपने मार्क्स को। और ऑप्शनल में इनके मार्क्स तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स मैं कहूँगा, जो टॉप 100 रैंक्स में अगर हमें देखने को मिलते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। ही हैज़ टच्ड 285 का एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा इन दी ऑप्शनल की जो आपकी मार्कशीट है। और इनका जो ऑप्शनल था दैट वाज द मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन और भी ज़्यादा यूजफुल होने वाला, बिकॉज ही इज गोइंग टू टॉक टू अस पर्टिकुलरली रिगार्डिंग मैथ्स ऑप्शनल की जो स्ट्रैटेजीज हैं, कोचिंग किस तरीके से करी, टेस्टिंग किस तरीके से करी और वगैरह वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना बड़ा योगदान रहा, उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन आई वेलकम यू टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सर। Thank you, Anirudh sir, for inviting me, and I'm really glad to be here. And our previous conversation was a really fruitful one, and I'm looking forward to another one. चलो, दैट्स गुड सर। सो सर, हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम सीधा बच्चों का समय भी खराब नहीं करेंगे। लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप टू द पॉइंट। बात करते हैं मेंस की। और सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि काफ़ी बच्चे, काफ़ी एस्पिरेंट्स से पूछते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की जो आपकी तैयारी रहती है उसमें क्या आपकी बुक लिस्ट में डिफरेंस था? अगर हाँ तो क्या डिफरेंस था? अगर ना, तब भी आप हमें बुक लिस्ट तो डेफिनेटली बताइए कि आपने क्या क्या बुक्स रेफर करी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब वन बाय वन करके। जी, तो सर एक्चुअली मेंस के लिए जो मेरी बुक लिस्ट थी वो नॉर्मली प्रीलिम्स की बुक लिस्ट का एक सबसेट ही थी। बिकॉज प्रीलिम्स में ये होता है कि आपको ज्यादा बुक्स इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल साइड पे इंक्लाइन करता है, जबकि मेंस मोर और लेस आपका सब्जेक्टिव है। तो इट डिपेंड्स अ लॉट मोर ऑन कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कितनी डेप्थ में जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज वाइडन करने की जरूरत नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आप रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं उन्हीं को आप बार बार पढ़ें, सो दैट यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ देम। So if I talk about my resources, I think my resources pretty similar थे. For example, polity में I again read Lakshmikant, and for history I had read both the old and the new NCERTs along with the art and culture NCERT. I did not go for Nitin Singhania book because it is very factual and it is only important for prelims. And geography के लिए again NCERT ही था, and economy के लिए again Shriram IS की जो book थी वही था। इसके अलावा सर ये जो टॉपिक्स होते हैं मेंस में, फॉर एग्जांपल जो थोड़े ऑफ बीट टॉपिक्स होते हैं लाइक सोसाइटी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इन सब के लिए मैंने विजन आईएस का वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर किया था। दिस वाज बिकॉज उनके मटेरियल में मुझे ऐसा लगता है कि जो हर टॉपिक है उसके उन्होंने पीडीएफ्स बना रखे हैं विच आर वेरी फ्रूटफुल, जिससे आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो ये एक बस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे जो मैंने ऐड किए थे मेंस में। बाकी बुक लिस्ट मोर और लेस सिमिलर ही थी। तो सर, आई थिंक ये चीजें तो लागू होती हैं मे बी 1, 2 और 3 के लिए, और आपकी GS4 के लिए जो बुक लिस्ट रही वो फिर मतलब किस तरीके से रही? जी, तो GS4 के लिए सर एक्चुअली मैंने एक ही बुक रेफर करी थी। इट इज कॉल्ड डिकोडिंग एथिक्स व्हिच इज रिटन बाय मुदित जैन IRS सर। एंड वो बुक मुझे काफी ज्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि एक तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं फ्रॉम 2013 जब से पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत भी नहीं है फॉर PYQs। यू गेट ऑल द PYQs इन दैट बुक। एंड उस बुक का पैटर्न थोड़ा ऐसा है कि उसमें एक तो एग्जांपल्स बहुत हैं, एंड आफ्टर इट एक्सप्लेन्स वन टॉपिक द PYQ और द क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड, सो यू कैन बेसिकली टेस्ट योरसेल्फ कि जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आपको कितना याद है। सो वो पैटर्न मुझे काफी अच्छा लगा। सो आई थिंक दैट बुक रियली हेल्प्ड मी स्कोर गुड मार्क्स इन एथिक्स। Got it. So 1, 2 and 3 के लिए आपकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रही थी जो आप प्रीलिम्स के लिए रेफर कर रहे थे, प्लस आपने विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर कर लिया, और 4 के लिए आपने बस एक बुक रेफर करी, दैट्स इट। मतलब आपने कोई और बुक दैट कवर्स द केस स्टडीज एज वेल, वो किताब आपकी केस स्टडीज भी कवर करता है?
नहीं सर, उसमें इन द सेंस हाँ, उसमें केस स्टडीज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टर्म्स में, बट उसमें ऐसे कोई न्यू केस स्टडीज नहीं है। तो डेफिनेटली बुक ने मेरे को हेल्प करा केस स्टडी के आंसर लिखने में भी, बट केस स्टडी के लिए मैंने ये भी एक चीज की थी कि जो मैं मॉक पेपर्स लिखता था उनके सोल्यूशंस में देखता था। सो केस स्टडीज बेसिकली मैंने जीएस के मॉक पेपर से भी कवर किया और जो डिकोडिंग एथिक्स बुक थी उससे भी कवर किया। So it was a mix of. All right, मैं समझ गया। राइट सर। तो सर इसमें जैसे आपका एथिक्स का जो आपका कोचिंग का मटेरियल था, आपने उसको मतलब उसको रेफर किया, माना, या फिर उसको आपने इग्नोर कर दिया? सर एक्चुअली ये एक थोड़ी मिस्टेक रही थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ कोचिंग का मटेरियल पढ़ के गया था। आई हैड एक्चुअली परचेज्ड द लेक्सिकन बुक व्हिच इज वेरी फेमस फॉर एथिक्स, बट आई थिंक उसमें इतना ज्यादा ज्ञान दे रखा है कि मैं खो जाता था कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो आई वाज नॉट एबल टू मेक नोट्स या अंडरलाइन कर पाया मैं। तो आई थिंक उसका मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ा मैं फर्स्ट मेंस, क्योंकि फर्स्ट मेंस में मेरे रिलेटिवली एथिक्स में कम मार्क्स थे, एंड व्हेन पीपल हैड स्कोर्ड 150 160 आई ओनली स्कोर्ड 113 व्हिच वाज अ बिलो पार स्कोर। सो कोचिंग का मटेरियल सिर्फ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, उससे मेरे को फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक बुक भी रेफर करी सेकंड अटेम्प्ट में। बट आई थिंक द बुक इज वेरी वेरी मच बेटर देन द कोचिंग मटेरियल, सो इवन इफ यू ओनली रीड द बुक आई थिंक इट्स सफिशिएंट फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड आंसर सर। मतलब काफी आपने आउटराइटली बता दिया, बिकॉज दिस इज अ न्यू सोर्स, रिलेटिवली न्यू सोर्स, मतलब जैन सर के द्वारा जो लिखी गई किताब है, एंड सम पीपल माइट हैव डाउट्स, बट सीइंग कि आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाय द वे आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस कि सर के एथिक्स में 97 मार्क्स आए हैं इस साल, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम इस साल की स्कोरिंग को देखेंगे सो रिलेटिवली इट्स अ बेटर स्कोर। सो अगर हम वैसे देखें ऑब्जेक्टिवली तो नंबर सर के पिछले साल से कम हुए, लेकिन अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो आई थिंक जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, बिकॉज आई थिंक मैक्सिमम मार्क्स ही 115-16 के आसपास हमें देखने को मिले हैं। जी राइट, ऑल राइट। तो सर इसमें जैसे मैं आपसे अगर पर्टिकुलरली पूछूं, जैसे कुछ डाउट्स तो हमें भी आती हैं बच्चों की, लर्नर्स की, कि जैसे GS1 में इंडियन सोसाइटी के लिए आपने NCERTs को रेफर किया, सोशियोलॉजी की जो 11th और 12th की होती हैं, या फिर नहीं रेफर किया? सर मुझे अभी भी बहुत ही क्लियरली याद है कि जब मैं यूपीएससी स्टार्ट करने की मेरी प्रेपरेशन थी, तब मैं सोच रहा था पहले कि मैं ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल लूं या नहीं ऑप्ट करूं, तो मैंने सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी डाउनलोड की थी और मैं 2 पेज पढ़ के समझ गया था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। So I had not read the sociology NCERTs at all. I only refer to the value-added material of Visionize because I think it's very to the point. Society की जो NCERTs है वो काफी वेग सी लगती है मेरे को, so I don't see a point in. मतलब जैसे वो टॉपिक्स कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, वो सब चीजें आपने या मतलब मूवमेंट्स वगैरह के बारे में, जो सोशल मूवमेंट्स थी उनके बारे में आपने विजनाइज के मटेरियल को ही रेफर कर लिया? जी जी, राइट, करेक्ट। और सर इसमें एक और चीज, मतलब थोड़ा सा ये आई डोंट नो, थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आपने क्या किया? सर एक तो मैं इसमें सबसे पहले ये चीज बोलना चाहूंगा कि लोग काफी इस पे फोकस करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, जो करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसका रीजन ये है कि वर्ल्ड, पहली बात तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का तो क्वेश्चन आई थिंक मेंस में काफी टाइम से नहीं आया है, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका हर ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का हर ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो। ठीक है, सो 2019 में मैंने दिया था, तब आया था, 20 में नहीं आया, अब मोस्ट प्रोबेबली 21 में आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन आ रहा है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 मार्क्स का है, तो आपको उसको एकदम एंड के लिए रखना चाहिए, पहली चीज तो ये हो। सो जब आपका कोर्स खत्म हो जाए जीएस का, उसके बाद ही आप उसको उस पे जाएं। और दूसरी चीज ये है कि सर उसके लिए मैंने विजनाइज की जो वो बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो ही रेफर की थी, और उसमें भी जो प्रॉपरली कॉमन चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हो गए, जो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, बस वही रेफर की थी। आई डिड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ स्पेन का मूवमेंट या और किसी कंट्री का, वो सब। तो बेसिकली जो ब्रॉड टॉपिक्स है वही कवर किया आपने। मतलब जस्ट मतलब आप, ऐसा लगता है कि कल को जैसे वर्ल्ड वॉर 1 पे क्वेश्चन आ गया तो छोड़ने का मन नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये मैं नहीं कर पाया तो थोड़ा बुरा लगेगा। राइट, मैं आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। यस सर, ठीक है सर। तो ये तो आपकी रही बुक लिस्ट GS1 की। सर GS2 में मेरा सवाल गवर्नेंस का, तो आई एम श्योर आपने विजनाइज का रेफर किया होगा। सर IR के केस में जैसे क्या आपने स्टैटिक के ऊपर बहुत मेहनत करी, कोई बुक रेफर करी, या फिर आपने करंट के ऊपर ही फोकस किया?
नहीं सर, आईआर के लिए मैंने कोई स्टैटिक चीज रेफर नहीं करी थी। आईआर के लिए मैंने करंट पे ही फोकस किया था। और हाँ, एक सोर्स जो मैं बताना भूल गया वो ये था, विजन आईएएस का जो मेंस 365 आता है वो मैंने हर सब्जेक्ट का रेफर किया था। जो स्टैटिक पार्ट है, जो गवर्नेंस सोसाइटी है, उसके लिए एनआईएफ का वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर किया, तो उसी से मैंने आईआर और जो बाकी चीजें भी हैं वो सब कवर। सो इट वाज ऑल करंट अफेयर्स। राइट। और सर GS3 के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हम साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जो, और IS मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो आपके बाकी टॉपिक्स होते हैं अदर देन इकोनॉमी, तो वहाँ पर फिर आपने क्या किया, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक मेंस 365 प्लेड अ रोल, उसमें भी शायद ऐसे ही रहा होगा। जी, सो मेंस 365 प्लेड अ रोल ऑफ कोर्स। उसके अलावा की जो बुक थी वो स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए ठीक होते हैं, वो इकोनॉमी के होते हैं, नॉर्मली वो स्टैटिक का है। आई हैड आल्सो रेफर्ड टू माय कोचिंग मटेरियल, तो वो जो मैंने नोट्स बनाए थे आई थिंक वो मेरे को काफी काम आए, क्योंकि उसमें काफी टॉपिक्स कवर हो गए थे, पर्टिकुलरली जैसे सिक्योरिटी में अपना डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर हो गया या वो सब चीजें। सो आई थिंक दैट आल्सो प्लेड। ओके। तो GS 1, 2, 3 के लिए हमने आपकी सर बुक लिस्ट को जान लिया है, 4 के लिए भी आपने हमें बता दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि थोड़ा सा मतलब जनरली बच्चों के दिमाग में काफी बड़ा फेयर रहता है, बात करना चाहता हूं आपके साथ में आंसर राइटिंग को लेकर। बट आंसर राइटिंग को लेकर जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, और वो ये है कि डिड यू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन? डिड यू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग आफ्टर प्रीलिम्स? मतलब एक तो आपने, मतलब मेरा बेसिकली सवाल आपसे ये कि आपने अपने आंसर राइटिंग को स्टार्ट कब किया, बिगिन कब किया? और अगर आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए अगर आपने खुद से किया, तो फिर आप मतलब उसकी इवैल्यूएशन कौन करता था या फिर किसी से करवाते थे? मतलब व्हाट वाज द प्रोसीजर उस केस में? पहले आप ये बताइए, फिर हम बात करेंगे कि आपके आंसर्स में क्या खास बातें थी। सर एक्चुअली देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा भी है कि व्हेन डू वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग, and from a very engineer perspective I think we face a slight lag when we compare ourselves to humanity students, because they have written answers in their college days also जो UPSC पैटर्न से अलग रहा है। So it was a very important part कि मैं भी उसको करूँ practice, but the thing, there were two things, I think one or two things which are very problematic for me. First ये है कि सर आंसर राइटिंग के लिए जो बेसिक चीज है वो कंटेंट चाहिए आपको, एंड जब आप कंटेंट को मेंस पर्सपेक्टिव से याद करते हैं तभी आप आंसर्स लिख पाएंगे। तो मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में ही ऐसा था कि मेरा जो ज्यादा फोकस था वो ऑप्शनल और प्रीलिम्स की तैयारी पर था, इन बिफोर प्रीलिम्स। सो आई डिड नॉट sort of memorize those things, और जो resources मैंने use किए थे उसको मैंने mains perspective से revise नहीं किया था, जो I think 95 to 99% of the aspirants नहीं करते हैं। They do it once the prelims examination is clear. So इसलिए मेरे answer writing experiences in both the attempts were only after I had cleared the prelims, and वो सिर्फ GS mock paper से ही। जी, तो पहली तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज सर मुझे लगता है आंसर राइटिंग का एक पॉलिसी कह सकता हूं मैं, वो ये है कि जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप आंसर को थोड़ा ब्यूटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं डायग्राम्स बनाऊं, मैं कीवर्ड्स लिखूं, मैं अंडरलाइन करूं, ये करूं, which is important, but the thing is कि in mains you have restricted time limit for each and every answer. So if you are not practicing your answer writing practice in that limited time, then there is absolutely no meaning of doing that answer writing. So ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि जब मैं GS मॉक पेपर्स लिखूंगा तो वो टाइम लिमिट का बाउंडेशन अपने आप जब आएगा तो मेरा आंसर राइटिंग उसी से फ्लो करेगा जो सबकॉन्शियस से आएगा। कि अभी तो अगर मेरे को आप कोई आंसर लिखने को देंगे तो मैं उसमें काफी सारा डेटा डाल दूंगा, ओपिनियंस डाल दूंगा, बट जब मैं वो एग्जाम में लिखूंगा वो आंसर, तो मेरे पास सिर्फ 10 मार्कर के लिए 7.5 मिनट्स हैं और 15 मार्कर के लिए 10.5 मिनट्स हैं। उसमें जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे को क्या पॉइंट्स आते हैं मैं वही लिख पाऊंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रैक्टिस करें भी तो इट शुड बी इन अ वेरी टाइम बाउंडेड मैनर। तो ये दो चीजें मुझे लगा कि मैं प्रीलिम्स के पहले नहीं कर पाऊंगा, सो इसलिए मैंने मॉक पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस की थी।
ऑलराइट, तो मतलब आपने, हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने आप से अपने आंसर्स को लिख के चेक नहीं किया, वो काम आपने नहीं किया, जैसे सिंगल आंसर को लिख के फिर चेक करना, वो आपने नहीं किया, बिकॉज यू अंडरस्टूड द फैक्ट कि मतलब कोई मतलब नहीं है उन आंसर्स को इतना अच्छा बनाने का अगर आप उसको टाइम लिमिट में पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, तो हम सर आपके आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब कि आपने किस तरीके से अपने आंसर्स को देखने में भी और कंटेंट वाइज बेहतर किया। तो अगर हम बात करते हैं टेस्टिंग की, आपने टेस्टिंग में मतलब आपकी जो टेस्टिंग थी मेंस की, क्या वो प्रीलिम्स के पहले शुरू हो जाती थी या फिर वो प्रीलिम्स के बाद शुरू करते थे, और आपने दोनों अटेम्प्ट्स में कितने कितने टेस्ट मतलब लिखे? मैं जीएस की बात कर रहा हूँ सर। जी सर, मेरे जो दोनों अटेम्प्ट से मैंने टेस्ट लिखे हैं वो प्रीलिम्स के बाद ही लिखे हैं। सो आई हैड नॉट रिटन एनी जीएस मेंस टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स। एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली द थिंग वाज कि एक तो मैथ्स के लिए काफी टाइम डिवोट करना पड़ गया मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट मेंस एंड आल्सो मैथ्स वाज नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने प्रीलिम्स के लिए ज्यादा टाइम दे दिया था। So because of this I was only able to give 7 tests of GS, which basically means approximately 2 tests per GS paper. तो मैंने 7 ही टेस्ट लिखे थे, but in my second attempt because I had prepared maths beforehand, तो वो prelims clear करने के बाद maths complete करने का time मेरा काफी reduce हो गया, so I had more time to write GS tests. So I think I wrote 14 to 15 GS tests, and I think it's an optimum number if you go right before the actual. आपने सर फिर एथिक्स के लिए कोई मतलब अलग से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी, या फिर आपने मतलब जो एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज थी उसी के बीच में एथिक्स को ही आपने इंक्लूड करवा लिया? नहीं सर, मैंने एथिक्स के लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी। जो मैं एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज लिख रहा था मैंने उसी में ही एथिक्स के पेपर। ठीक है सर, तो ये हमने देखा कि आपने मतलब टेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम लिमिट्स आपने उसको किया। सर इसमें जैसे क्या आपके पास कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप समझते हैं कि जीएस, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं जीएस पेपर्स की 1 to 3 की, इफ नॉट 4 में भी, कि आपके कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आप बताना चाहते हैं बच्चों को कि ये मेरी इंट्रोडक्शंस थी, ये मेरी कंक्लूजन्स थी, क्या आपने कुछ फिक्स टेम्पलेट्स तैयार किए हुए थे, या फिर आपका बस ये था कि जैसे जो आएगा मैं वैसे लिखूंगा? और आपके आंसर राइटिंग के तरीके में मतलब कि पॉइंटर्स आते थे या बुलेट पॉइंट्स थे या फिर पैराग्राफ्स थे, या आप स्पाइडर वेब्स का इस्तेमाल करते थे, फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का? उसके बारे में प्लीज मतलब 1 by 1 करके अगर आप बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में मैंने ये किया और मैंने इकोनॉमी में ये किया, तो जैसे उस तरीके से कुछ अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज। सर एक्चुअली मैंने टेम्पलेट्स एज सच कोई पर्टिकुलर तो प्रिपेयर नहीं किए थे, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंटर्स थे जो मैं हर आंसर में यूटिलाइज करने की कोशिश करता था। जैसे आपने करेक्टली कहा, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ नीड फॉर अ डायग्राम। It can be the map of India, it can be world map, it can be globe, or it can be the diagram of any geographical feature. So ज्योग्राफी के क्वेश्चन से मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं डायग्राम्स बनाऊं, क्योंकि उससे थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ता है और एग्जामिनर इफ ही इज और शी इज जस्ट चेकिंग द कॉपीज जहां पे पॉइंट्स आ रहे हैं एंड सडनली ही और शी सीज अ डायग्राम, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ बेटर। तो ज्योग्राफी के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था, उसमें आयरन ओर के बारे में कुछ पूछा था कि आयरन ओर इंडस्ट्रीज कैसे लोकेटेड है अपार्ट अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल सोर्सेज। तो मैंने वहां पे इंडिया का मैप बना के ये दिखा दिया था कि इंडिया में रॉ मटेरियल आयरन का कहां से आता है। तो एटलीस्ट दैट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो हाँ, यहाँ से रॉ मटेरियल आता है और आपकी इंडस्ट्री वहां पर उससे दूर जा रही है, देखने को मिल रही है। जी मैं समझ गया। राइट, तो ज्योग्राफी में आपने तो मैंने वैसे डायग्राम यूज किए जी। आई एम सॉरी, आपने कौन सा सब्जेक्ट रिपीट किया सर? बाकी में जैसे फिर आपने जैसे बुलेट पॉइंट्स में लिखते थे आप, या फिर मतलब आप उसमें जैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी उसमें? बाकी हाँ, ओके हाँ। सो बाकियों में हाँ, जो बेसिक स्ट्रैटेजी थी वो मेरी यही थी कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में मैं लिखता था, एंड बॉडी में मेरे पॉइंट्स फॉर्म में होता था जो आंसर्स होते थे। उसके अगर मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में मेरा कैसा रहता था, तो ये होता था कि इंट्रो में नॉर्मली डेफिनेशन लिखता था और अगर कुछ पॉसिबल है डेटा पॉइंट तो वो मैं डाल देता था। इसमें भी एक्चुअली काफी एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा कि हाउ डू वी रिमेंबर सो मेनी डेटा पॉइंट्स, बिकॉज यू रीड फॉर अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर आर लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट कम फॉरवर्ड। तो इसके लिए मैंने सर कोई ऐसा नोटबुक नहीं बनाई थी, पर मैं एकदम ही जो कॉमन डेटा पॉइंट था वही लिख देता था। जैसे आप मानिए कोई एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है,
तो अगर मैं ये भी लिख दूंगा कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू 17% ऑफ आवर जीडीपी, आई थिंक माय जॉब इज डन। सो मैंने एकदम ही बेसिक डेटा पॉइंट्स यूज किए जी। तो मेरा इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ ये रहता था। बॉडी में आई यूज्ड टू राइट इन पॉइंट फॉर्म एंड वो कीवर्ड्स अंडरलाइन करता था मैं, ऑफ कोर्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पॉइंट फॉर्म में भी लिखेंगे और आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, सो द एग्जामिनर डजंट हैव द टाइम टू गो थ्रू द एंटायर पॉइंट। इफ ही और शी सीज द कीवर्ड्स, योर जॉब इज डन। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट। एंड बॉडी में ये चीज भी होती थी कि मैं डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का भी यूज करता, बिकॉज आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी देने के लिए। जैसे मुझे याद है कि इतना टाइम मिलता है आपको कि आप सारे के सारे आंसर्स मतलब इतने पॉइंट्स में लिख सकें। हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप डायग्राम बना देंगे तो आपके पॉइंट लिखने का वो जो मेहनत है वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। आई थिंक दैट एड्स, अपार्ट फ्रॉम द विजिबिलिटी, इट आल्सो डिक्रीजेस योर हार्ड वर्क। तो आई थिंक दोनों तरह से अच्छा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यस, आई यूज्ड टू ड्रॉ डायग्राम्स। अगर कुछ मेरे को ऐसा कोई डायग्राम मिलता भी नहीं था तो मैं यही करता, जैसे इस बार एक क्वेश्चन जो yes exactly, जैसे I remember this time there was a question rock cut architecture का, GS1 का पहला ही क्वेश्चन था, and what I wrote, मैंने rock cut architecture का डेफिनेशन लिखा इंट्रो में, फिर मैंने डायग्राम बना के rock cut architecture के नीचे लिख दिया कि ये स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में जो rock cut architecture से बने, जैसे चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, स्तूपास एक्सेट्रा, और फिर मैंने बस एक एक पॉइंट लिख के उनके एग्जांपल्स लिख दिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो आई थिंक दैट गिव्स अ वेरी गुड विजिबिलिटी। तो ये मेरा बॉडी रहता था। एंड कंक्लूजन में आई ट्राई टू राइट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट, या जैसे एथिक्स के पेपर में ऐसा होता है, आप सेकंड एआरसी एक रिपोर्ट है उसको आप काफी रेफर कर सकते हैं इन द कंक्लूजन, बिकॉज नॉर्मली देखा जाए तो सेकंड एआरसी किसी ने भी पढ़ी नहीं है एंड उसमें सब कुछ है। तो आप सेकंड एआरसी लिख देंगे तो मतलब वो एग्जाम एग्जैक्टली, तो सेकंड एआरसी बेसिकली गिव्स यू अ +1 इन दैट क्वेश्चन। तो हाँ, ये थोड़े पॉइंटर्स थे जो मैंने करेक्ट। तो सर ये तो हमने काफी कुछ जाना आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। अब आई वुड वांट टू शिफ्ट दिस डिस्कशन टू दी ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी, जहां पर आपने काफी अच्छे तरीके से किया है। नंबर 1 क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये है कि जैसे आपने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि यू वांटेड टू गो विद द ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, एंड हमने पहले भी आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करी है कि यू हैड डन एमबीए, उसके पहले आपने इंजीनियरिंग करी थी बट देन यू वेंट फॉर एमबीए। सो क्या आपके दिमाग में माइंडसेट्स थे व्हाइल यू वर चूजिंग द ऑप्शनल? मतलब आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर लोगों के टॉपर्स के मार्क्स देखे, क्या चीज़ों को डिसाइड करके आपने अपने ऑप्शनल को मतलब क्या कहते हैं ये चूज किया कि मैं मैथमेटिक्स के साथ जाने वाला हूँ? सर मैथमेटिक्स के बेसिक रीजंस तो यही थे कि पहली चीज तो मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, which has been right there from school times to college again, so थोड़ा जेन्युइन चॉइस भी हो गया था। सेकंड चीज, जैसा आपने कहा, मैथमेटिक्स इज अ वेरी स्कोरिंग ऑप्शनल, सो अगर आप किसी भी साल का टॉपर उठा के देख लेंगे तो आई थिंक मैथ से आपको टॉप 2-3 या होपफुली फर्स्ट रैंकर जो होगा ऑप्शनल में वो मैथ से ही मिलेगा। सो आई थिंक मैथ्स का एक वो फायदा तो होता ही है। तीसरी चीज ये है, मैथ्स एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, सो आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट करंट अफेयर्स कि मुझे वो भी पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। सिलेबस फिक्स्ड है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैकग्राउंड दोनों में ही मैंने मैथ्स के काफी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, या ऑपरेशंस रिसर्च हो गया, वेक्टर्स हो गया, कैलकुलस हो गया। तो आई थिंक मेरा कोर्स काफी पहले कवर हो गया था, मुझे बस उनको brush up करना। So that basically reduced my to the humanities option only, जो normally ज्यादा टाइम लगता है मैथ्स को लगा नहीं मुझे। तो ये सब पॉइंटर्स थे, इसकी वजह से मैंने मैथ्स। राइट, तो मतलब वी कैन कंक्लूड कि एक तो आपने जैसे मतलब एक तो आपका इंटरेस्ट था, ऑब्वियसली दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर। हैड देयर बीन नो इंटरेस्ट तो आई थिंक शायद आप मैथ्स ऑप्शन का पंगा ना लेते। एक तो वो था, और सेकेंडली थोड़ा ये भी था कि आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में उसका रिजल्ट कैसा रहा। जैसे कुछ केसेस में, जस्ट टू गिव यू वन आइडिया, कभी कभार बच्चे, स्पेशली पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एमबीए बैकग्राउंड, दे से कि मैं मैनेजमेंट ऑप्शन ले लूंगा, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि ना तो गाइडेंस अवेलेबल है, ना अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये भी नहीं मालूम कि आज तक किसी मैनेजमेंट वाले बच्चे ने टॉप 100 में रैंक लाया हो नहीं लाया हो। तो वो चीज़ें आई थिंक आपके केस में जो है वो वैलिड नहीं होती हैं, राइट सर? तो दैट इज अ गुड थिंग कि आपने बहुत ही स्मार्ट चॉइस लिया, बहुत ही ब्रिलियंटली चूज करके मैथ्स ऑप्शनल को जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया। सर इसके बाद फिर मैथ्स ऑप्शनल की आपने कोचिंग के बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग कि आपने कहाँ से ली, व्हाट मेड यू वेंट फॉर दैट कोचिंग, मतलब वो वाले आपका डिसीजन किस तरीके से आया सामने?
सर तो मैं क्योंकि दिल्ली शिफ्ट हुआ था तो मैंने मैथ्स की कोचिंग IMS से ली थी, जो दैट बैक एट दैट टाइम यूज्ड टू बी द ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स इन दैट एरिया. So I had taken my coaching from that, and उनका कोचिंग मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है. If I talk about maths optional, they have prepared it very holistically, so I think that is a very good booster for maths optional students. So I would like to say that yes, the coaching material is definitely good. Coaching join नहीं करना है नहीं करना आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, but definitely the coaching material of IMS should be. मटेरियल मतलब आपका सिलेबस पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवा देता है वो. Yes, exactly. ये इम्पोर्टेंट है. यस, ठीक है. ऑल राइट. तो सर इसमें फिर आपने जैसे आपने इतनी एनालिसिस करी कि पिछले कुछ सालों में इस तरीके से मार्क्स आए हुए थे, उसमें आपने जब अपनी मैथ्स ऑप्शनल को आपके सर 20 पिछले अटेम्प्ट में मैथ्स में कितने मार्क्स रहे थे, मतलब व्हेन यू गिव इट फॉर द फर्स्ट टाइम उस टाइम पे? सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 277 थे और सेकंड में 285, तो मेरा जंप तो कुछ खास नहीं हुआ है. लेकिन अगर आप लास्ट 2 इयर्स में मार्क्स देखेंगे ऑप्शन में, दे हैव ड्रॉप डाउन सिग्निफिकेंटली. 300 प्लस आपको स्कोर्स अब मिलेंगे नहीं ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम 10 to 15 स्टूडेंट्स. सो आई थिंक मैथ्स ने मतलब मेजरली मेरा काम कर दिया ऑप्शनल का. कि अगर मैं 285 भी ले आया तो वो एक किसी नॉर्मल ह्यूमैनिटीज ऑप्शन के टॉपर के मार्क्स होंगे. तो आई थिंक वो एवरेज से मैं ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ मैथ्स. उसमें आपने फिर मतलब क्या कहते हैं, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर फोकस किया या टेस्टिंग के ऊपर फोकस किया? आपकी स्ट्रैटेजी वहां पर क्या थी? सर मैथ्स में एक तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पर्टिकुलरली लास्ट 10 इयर्स के, क्योंकि मैथ्स में PYQs काफी रिपीट होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ स्टैटिक सब्जेक्ट, सो यू डू नॉट हैव मच स्कोप टू आस्क क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द लिमिटेड बुक्स दैट यू हैव. सो yes, so PYQs are asked a lot of time, and hence I focused a lot on PYQs and also the test series. Test series इस बार in fact मैंने 2 test series ली थी maths की. I had opted for test series of IMS and Aryabhat Ashram. There's a new institute that has come up, so I had opted for both of the test series, and I think both of them really helped. करेक्ट. तो सर उसमें आपने कितने टेस्ट लिखे फिर, मतलब दोनों में टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट लिखे आपने? सर इन बोथ माय अटेम्प्ट्स आई थिंक 15 to 20 एक नंबर था जो मैंने अचीव किया था इन बोथ द अटेम्प्ट्स. Both the attempts in 20 test papers for optional it alone. Yes. Okay, that's a good number. I think मतलब आपका स्कोर देख के काफी इम्प्रेस्ड हूँ मैं भी, और I'm sure काफी सारे लर्नर्स भी काफी इम्प्रेस्ड होंगे, because this score is really phenomenal. मुझे नहीं लगता कि you are correctly saying कि ऑप्शनल में मार्क्स UPSC ने अब देने थोड़े कम कर दिए हैं. So अभी जो पहले एक बार दौर आ गया था 320 330 का, there was a person who even touched 350 in one optional in 1 year. So people really got scared कि मतलब बाकियों के इतने अच्छे आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे. But now I think थोड़ा normalization हो गया. This is a good thing, but you have done really well. तो उसमें आपको लगता है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स और टेस्टिंग का कुछ योगदान रहा, या आप मतलब मैं आपसे जो बेसिकली क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ये पूछूं कि had you not attempted the previous year papers, had you not gone for the testing, क्या आपको लगता है कि आपके मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स आते? Sir, no, to be very honest नहीं आते, and I'll also tell you a funny story behind this. इस बार मैथ्स में एक क्वेश्चन था in my paper 1, and it was actually a repeated question of Indian Forest Services 2018. उसके एग्जाम में आया था, and it was a repeated question. And मैंने वो क्वेश्चन सर प्रैक्टिस कर रखा था, because मैंने लास्ट 10 इयर्स के बोथ IAS और IFOS दोनों एग्जाम्स के PYQs प्रैक्टिस कर रखे थे. And I remember that I solved that question in the examination. I got the correct answer as well. But when I came out, I realized that I had messed up in the calculations in between. कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ terms गलत लिखे हैं, कुछ किया है. But my final answer was correct because I remembered the final answer. Okay. So जब मैंने अपना correct attempt मतलब खुद से मैंने estimate किया, तो मैंने उसको correct मान रखा था, और जो मेरे marks आए हैं वो है 150, और मेरा करेक्ट अटेम्प्ट जो मैंने एस्टिमेट किया था वो 200 है, और मैथ्स में जो नॉर्मली स्केलेबल फैक्टर चलता है वो 0.75 का चलता है. तो बेसिकली जो मैंने सोचा था वो मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आए हैं, व्हिच बेसिकली मींस आई गॉट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप PYQs अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप बीच में क्या कर रहे हैं, जो भी, अगर आपका फाइनल आंसर सही है, यू विल गेट द करेक्ट मार्क्स. तो ये मैथ्स का बहुत बड़ा फायदा है.
यस, ये ह्यूमैनिटीज में आपको फायदा नहीं मिलेगा, ये मैथ्स का बहुत बड़ा फायदा है। ह्यूमैनिटीज में आपने कोई जस्टिफिकेशन गलत दे दी। important and similarly test. yes तो आई थिंक ये that's a good story। बढ़िया। राइट सर, तो ये बेसिकली आपकी हमने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज को जान लिया है। इसमें मैं आपसे आई पर्सनली आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द मैथ्स ऑप्शनल, बट जैसे हमने मेंस की बुक लिस्ट की बात करी थी, तो आपने मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ कोचिंग मटेरियल को ही रेफर किया या फिर आपने कुछ अलग से बुक्स को भी रेफर करने की यहाँ पे कोशिश करी थी? आई वांट टू नो दैट आल्सो। सर, कोचिंग के अलावा बुक्स रेफर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली कोचिंग में भले ही आपको इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स questions limited होते हैं, because ultimately they provide you sheets in point of time. So I think books जिसमें से questions लगभग फिक्स है कि आएगा ही आएगा, and they are UPSC's favorite books also. जैसे there is this topic of 3D geometry, उसमें PN चैटर्जी सर की बुक है, last 10 years से question उसी से आ रहा है, और I am pretty sure next 10 years में भी उसी से ही आएगा, क्योंकि उसमें इतने सारे questions हैं कि अगर आप practice कर लेंगे तो your 3D is done. So I think there are some books like that which are very much known to the aspirants, and I think they should practice it apart from on the notes as well. It is very important. ठीक है राइट सर। तो ये हम एक बार हम लोगों ने आपकी मेंस और ऑप्शनल की जो स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है। आई वुड जस्ट लाइक टू सम अप फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो बुक लिस्ट में आपने अपार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स बुक्स बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होते हैं, ऑफ बीट टॉपिक्स एज यू सेड, सोसाइटी हुआ, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, या फिर IR हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए आपने विजन का जो मटेरियल आता है, मेनली करंट अफेयर्स का, एंड मेनली उनका जो वैल्यू एडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDFs आता है, उसको आपने रेफर किया, जो कि आपको बहुत ही टारगेटेड तरीके से नोट्स ऑफर करवा रहा था। सेकेंडली, आंसर राइटिंग के लिए आपने आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली यू स्टार्टेड इट ओनली आफ्टर प्रीलिम्स इन बोथ योर अटेम्प्ट्स, एंड उसमें आपने सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करी, बल्कि आपने टेस्टिंग जो है उनको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, और आपने मतलब पहले अटेम्प्ट में 7 to 8 पेपर्स, सेकंड में आपने 15 to 16 पेपर्स, विच यू सेड इज अ नॉमिनल अमाउंट की 15 से 16 पेपर आपको करने चाहिए, जो कि एक सही नंबर है। एंड उसके बाद यू ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट योर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज कि आपने जैसे 1, 2 and 3 में बेसिकली हमेशा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखना और पॉइंटर्स में ऐड करना, वो भी आपने एफर्ट्स डाले। तो आई थिंक आपने बहुत ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अप्लाई किया, एंड यू केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, विच इज अ गुड थिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। मतलब कभी कभार बच्चों को लगता है कि पता नहीं हमें ऐसा क्या करना है, पता नहीं हम इस टाइप का क्या करना चाहते हैं, कि क्या करें कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। तो ऐसा कुछ आपको बहुत ज़्यादा हटके नहीं करना। अगर आप कुछ टिपिकल भी करेंगे तो तब भी आप यहाँ पे जो है इसको स्केल कर जाएंगे। GS4 के लिए मुझे आपका इनपुट काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी तक जो है वो रेफर करते आते हैं मतलब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को, लेकिन अभी आप ये सेइंग कि जैसे कुछ कमिंग ऑफ एज अगर आपकी बुक आ रही है, डिकोडिंग एथिक्स, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई, और केवल उस किताब के बेसिस पर ही आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। सो आई थिंक ये आपका क्रक्स था। अगर आप मेन स्ट्रैटेजी में कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मैंने मिस आउट कर दिया हो, तो सर प्लीज ऐड फॉर द एस्पिरेंट्स, देन वी विल आल्सो समराइज योर स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगी एज कम्पेयर टू दी मेन्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑप्शनल में आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छा और दिखता भी है। मतलब इट्स वेरी वेरी एविडेंट कि जितना आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आपको उसका फ्रूट मिलेगा। सो आपकी मेन्स ऑप्शनल में काफ़ी बेहतरीन मार्क्स आए, हम उसके बारे में बात भी करेंगे। बट कमिंग बैक टू द मेंस थिंग, कि मेंस में इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स, प्लीज डू सर। नहीं सर, आई थिंक मेंस मोस्टली वी हैव समराइज्ड एवरीथिंग, बट जस्ट वन थिंग आई वांट टू से इज दैट जो GS पेपर्स हैं उसमें PYQs प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वी फॉरगॉट अबाउट दैट, because particularly the static papers like GS1 and GS4, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2000, important that aspirants do that. Yes. So that has also मतलब कि वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा कि अगर क्या कहते हैं जो स्टैटिक पेपर हैं उनको जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी, प्राइमरीली बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट नहीं होता, बट उसका एसेंस कहीं ना कहीं वही रहता है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। राइट इज व्हाट, यस, ओके, अंडरस्टूड सर। राइट,
और सर अगर हम आपकी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को समराइज करें तो सबसे पहला तो आपका ऑप्शनल चूज करने का तरीका मुझे काफी सही लगा। आपने अपने दिल की भी सुनी और अपने दिमाग की भी सुनी। आपका दिल कह रहा था मैथ्स और अपने दिमाग को भी जस्टिफाई करवाया कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर्स के भी मार्क्स आ रहे हैं, गाइडेंस अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, टेस्टिंग के सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके आप टेस्टिंग करवा सकते हैं, इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। सो दैट हेल्प यू चूज योर मैथ्स ऑप्शनल एंड पोस्ट दैट आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में कोई कमी नहीं छोड़ी, एज वी हैव अंडरस्टूड नाउ कि आपने इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के पेपर्स को भी देखा, साथ में यूपीएससी के पेपर्स को भी देखा, सीएससी के, और साथ में आपने टेस्टिंग के ऊपर तो काफी स्ट्रॉन्ग फोकस दिया है इन बोथ योर अटेम्प्ट्स, which has helped you I think come up with very very amazing marks। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे ज़्यादा मार्क्स आपको मैथ्स में इस साल देखने को मिले होंगे। तो आई थिंक आप शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे मैक्सिमम होंगे इन योर मैथ्स, हम मार्क्स की बात करते हैं तो। राइट सर, मैथ्स में इफ यू वुड लाइक टू ऐड सम डूज और डोंट्स फॉर द एस्पिरेंट्स कि भाई ये मत करना या ये मत कर लेना, तो प्लीज़ हमें वो बता दीजिए एक बार वाइंड अप, ताकि हम इस सेशन को कर सकें। सर मोस्टली आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट यही है बस मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक आपको दिन में 60 to 40, सो आई थिंक इफ दैट इज द ऑप्टिमम टाइम दैट यू आर एलोकेटिंग टू मैथ्स, आई थिंक दैट्स 60 to 40, मतलब आप कह रहे हैं कि 60% मैथ्स को देना चाहिए, 40% जीएस को देना चाहिए, इज व्हाट यू फील? जी, ये आपने दोनों अटेम्प्ट्स में स्ट्रेटजी फॉलो करी कि ऑप्शनल को आपने ज्यादा फोकस दिया और जीएस पे आपने फोकस कम दिया? जी सर, ये मैंने दोनों ऑप्शन मतलब दोनों अटेम्प्ट्स में अपना सिमिलर रखा। मैं समझ गया। राइट सर, राइट सर, तो सो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंटरेक्शन, काफी अच्छा लगा। अगेन वंस अगेन आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आपकी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी जानकर तो मुझे काफी थोड़ा मतलब मुश्किल है ऐसी स्ट्रैटेजी परफॉर्म करना, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस पहले यूपीएससी सीएससी के, फिर फॉरेस्ट सर्विसेज के, फिर टेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग है, काफ़ी मुश्किल है। बट अगेन द मैसेज फॉर द लर्नर्स दैट गोज आउट देयर इज अगेन कि जितना एफर्ट आप डालेंगे आपको उसका फ्रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके सामने एग्जाम्पल हैं, सर बैठे हैं, है ना, रैंक 30 लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ मतलब होगा इस पूरी मेहनत का। तो राइट सर, इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। इफ यू हैव एनी फाइनल नोट इन अ जनरल नोट हमारे बच्चों के लिए तो प्लीज बताइए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम वंस अगेन। आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी आपने चीज़ों को शेयर किया। सर प्लीज इफ यू हैव एनी पासिंग नोट तो प्लीज। Sir, I think mostly we have covered everything. The only thing that I'd like to say is that please be consistent and dedicated towards your goal. I think that's the only important factor for clearing this examination, and consistency is one of the most important things because जैसे मेरा ये रहता था 6 to 7 hours I used to study daily, so वो schedule मैंने कभी break किया, तो I think it is very important कि आप एक consistent schedule लेके आगे बढ़े, and that will be the primary key to success. यस, बिकॉज आई थिंक कुछ हमारे पास जो लर्नर्स की दिक्कतें आती हैं वो कभी कभार ये भी आती हैं कि सर बोर हो गए हैं, मतलब वही किताबें दोबारा नहीं पढ़ी जा रही हैं, स्पेशली व्हेन दे एंटर द सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट दे फील कि ये चीज़ें दोबारा पढ़ी नहीं जा रही, तो वहाँ पर आई थिंक आपको थोड़ा मन मार के पढ़ना पड़ता है, आई थिंक, है ना, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से बचाना पड़ता है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहना पड़ता है, और यू हैव टू कम बैक टू दोज बुक्स वंस अगेन। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन, एंड वील एंड द सेशन नाउ।